हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज के नीट क्रैश कोर्स के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। इस टॉपिक का नाम है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। हम बात करेंगे आज अमीनो एसिड्स के बारे में एंड प्रोटीन के बारे में। और मेनली आपको जो आज के इस लेक्चर में जानना है बच्चों को ये जानना है कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अमीनो एसिड्स के ऊपर से और प्रोटीन्स के ऊपर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमें बनने चाहिए, हमसे वो हमेशा बनने चाहिए, तभी हम नीट जैसे एग्जाम को क्रॉस कर सकते हैं। तो मेरे हर लेक्चर में मेरा मोटिव केवल इतना होता है आपसे कि आप हर टॉपिक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ब्रॉड में भले ही ना पढ़ें, लेकिन आप हर टॉपिक को उतना कवर ज़रूर करें जितना कि नीट में क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी उस टॉपिक से हो सकती है। तो स्टार्ट करता हूँ आज का अपना ये लेक्चर अपनी पूरी एनर्जी के साथ और आशा करता हूँ कि आप समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ और आप उस चीज़ों को या जिन भी आप कंसेप्ट्स को आज समझने वाले हैं उनका आप पूरा यूज़ करेंगे अपने नीट एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स के बारे में और उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। आपको बता दूं कि अमीनो एसिड्स और प्रोटीन की जब बात होती है तो अमीनो एसिड्स और प्रोटीन कोई दो अलग चीज़ें नहीं है। एक्चुअली में अमीनो एसिड्स जो हैं वो मोनोमर ऑफ प्रोटीन है। अमीनो एसिड्स क्या है? मोनोमर ऑफ प्रोटीन। यानी कि हम कह सकते हैं कि अमीनो एसिड्स जो हैं मोनोमर्स हैं किसके? प्रोटीन के। तो अमीनो एसिड्स आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन, या कह सकते हैं प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। ए और ए का मतलब यहां पर क्या है? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स प्रोटीन की मोनोमर यूनिट्स हैं या प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनने वाला एक पॉलीमर है। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट कर रही हैं, यानी कि दो ये अलग चीजें नहीं हैं। एक्चुअली में एक मकान को बनाने वाली जो बहुत सारी छोटी छोटी ईंट होती हैं वो अमीनो एसिड्स हैं और उन ईंट से मिलकर बनने वाला जो एक बड़ा मकान होता है वो प्रोटीन है। प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में। प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, कैरियर, रिसेप्टर्स, ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि अमीनो एसिड्स को एनसीईआरटी ने ये क्यों बोला है कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। ये मीथेन के प्रतिस्थापन से बनते हैं। ये कंसेप्ट हम कैसे क्लियर करेंगे? यानी कि हम ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखते हैं कि अमीनो एसिड्स जो है वो सब्स्टिट्यूटेड्स या सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है, मीथेन में होने वाले प्रतिस्थापन से बनते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मीथेन के स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ। आप बहुत फेवरेबल हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को मुझसे भी बेटर समझ सकते हैं कि ये एक मीथेन है जिसको हम CH4 से प्रस्तुत करते हैं। और अगर मैं क्या करूं कि मीथेन में उपस्थित हाइड्रोजन एटम्स का सब्स्टिट्यूशन करूं, प्रतिस्थापन करूं, तो मैं डेफिनेटली क्या प्राप्त कर सकता हूं? एक अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड को प्राप्त कर सकता हूं। देखें कैसे। आप कंसीडर करिए कि आपने ये मीथेन का कार्बन बनाया जो कि अल्फा कार्बन है। दिस इज द अल्फा कार्बन। और अब आप क्या करते हैं कि इस हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं अमीनो ग्रुप से। यानी कि आप इस हाइड्रोजन एटम की जगह पर यहां पर क्या लगा देते हैं? अमीनो ग्रुप। एंड इस हाइड्रोजन एटम की जगह पर आप यहां पर सब्स्टिट्यूशन करके क्या लगा देते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बाकी दो हाइड्रोजन एटम्स आपके पास हैं, उसमें से एक को आप चाहें तो एज इट इज लिख सकते हैं और दूसरे हाइड्रोजन एटम को अगर आप चाहें तो एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो भी आप दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं। और आपको बता देता हूं कि आपने दो हाइड्रोजन का केवल सब्स्टिट्यूशन करके मीथेन में ये जो एक स्ट्रक्चर ऑब्टेन किया, ये एक डेफिनेटली अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने केवल दो हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया, आपने तीसरे और चौथे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट बिल्कुल भी नहीं किया। और ये अमीनो एसिड सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, यानी कि ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड का एग्जांपल है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्लाइसीन। तो बड़े आसानी से आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया कि अमीनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड
मीथेन। ये मीथेन में हाइड्रोजन एटम्स का अगर आप सब्स्टिट्यूशन अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से करते हैं तो भी आप एटलीस्ट एक सिंपल अमीनो एसिड ऑब्टेन कर सकते हैं जिसका नाम है ग्लाइसिन। आप अगर इस हाइड्रोजन एटम को भी सब्स्टिट्यूट करते हैं एल्किल साइड चेन से, यानी कि आप यहाँ पर R लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कोई भी ग्रुप हो सकता है, कोई एरोमेटिक कंपाउंड भी यहाँ पर हो सकता है एज अ ग्रुप। आप चाहे तो यहाँ पर सल्फर को भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप को भी ले सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि जो आपका ये तीसरा वाला हाइड्रोजन है इसका सब्स्टिट्यूशन आप किस पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप से कर रहे हैं, किस टाइप के यहाँ पर आप फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो अमीनो एसिड जो आप ऑब्टेन करेंगे उसका नाम क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। तो फिलहाल तो मैंने आपको एक कंसेप्ट डिलीवर्ड किया सिंपल सा कि अमीनो एसिड्स जो है वो मीथेन के सब्स्टिट्यूशन से बन सकती हैं। सभी अमीनो एसिड्स को हम अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं, कभी भी कोई अमीनो एसिड्स को हम बीटा अमीनो एसिड्स नहीं कहते। उसका एक कारण है क्योंकि अमीनो एसिड्स में एक अल्फा कार्बन होता है जिससे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिससे एक अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है, इसलिए हम लोग हर अमीनो एसिड्स को अल्फा अमीनो एसिड्स कहते हैं। आपको बता दूं कि जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं, वैसे नेचर में 300 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन जो प्रोटीन को बनाने वाली अमीनो एसिड्स हैं एनसीईआरटी ने जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड्स जो प्रोटीन को बना रही है वो केवल कितनी है, 20 अमीनो एसिड्स हैं। और नेचर में टोटल अमीनो एसिड्स कितनी हो सकती हैं, 300 अमीनो एसिड्स हो सकती हैं। तो जितनी भी अमीनो एसिड्स हैं दे डिफर टू ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एल्किल साइड चेन, यानी कि इस हाइड्रोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन आप किस टाइप के केमिकल ग्रुप से कर रहे हैं, इस पे डिफरेंट अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से डिफर करने वाली हैं। यानी कि द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑल अमीनो एसिड्स जिसके बेसिस पर वो एक दूसरे से डिफर करती हैं वो है उनकी एल्किल साइड चेन या उनका एल्किल ग्रुप, आर ग्रुप, जो कुछ भी किसी भी केमिकल ग्रुप को रख सकता है। वो क्या रखेगा ये डिपेंड करेगा अमीनो एसिड्स के केमिकल नेचर पर। अगर वो एसिडिक है तो वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर रख सकती है, अगर वो एल्कलाइन है तो वो अमीनो ग्रुप यहाँ पर रख सकती है, वो सल्फर कंटेनिंग है तो वो कोई सल्फर ग्रुप यहाँ पर रख सकती है, अगर वो एरोमेटिक है तो वो कोई एक साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर रख सकती है। चलिए अब हम सबसे ज्यादा इस चीज से प्रभावित होते हैं कि अमीनो एसिड्स 20 हैं, जो किसको बनाती हैं, प्रोटीन को। तो 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन को बनाती हैं। उनके नाम आपको फिलहाल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो मैं कुछ नाम आपके सामने रख सकता हूं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलानिन, सिरीन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, सिरीन, है ना। लेकिन आपको इतने सारे ये नाम याद रखने की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। जिस टॉपिक को हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उसमें आपको केवल ऐसा याद रखना है कि 3 अमीनो एसिड्स कम से कम ऐसी हैं जो कि आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पर याद रखना है। यानी 3 अमीनो एसिड के आपको डिटेल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी ने 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को अपनी लिटरेचर में, अपने डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया है। अब वो 3 अमीनो एसिड्स जिनके हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिनमें हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी एल्किल साइड चेन में किस केमिकल ग्रुप को रखती हैं, आपको याद रखना है उनके नाम। वो है GAS, मतलब गैस। तो गैस, ये 3 अमीनो एसिड्स हैं जिनके आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। एक्चुअली उनके स्ट्रक्चर में डिफर क्या करेगा, उनकी एल्किल साइड चेन या उनका R ग्रुप, यानी कि वो तीसरे नंबर पर जो मैंने आपको बताया अपने लास्ट डायग्राम्स में कि जो हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है वो किस पर्टिकुलर केमिकल ग्रुप से हो रहा है, इस पर डिपेंड करेगा अमीनो एसिड कौन सी होगी। इन तीनों में वो क्या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो पहले तो GAS में हम पहली अमीनो एसिड जिसका स्ट्रक्चर को हम याद रखेंगे वो है ग्लाइसिन। सेकेंड नंबर पर एलानिन, ए से हम क्या याद रखेंगे, एलानिन। एस से हम याद रखेंगे सिरीन। तो इन तीनों अमीनो एसिड्स के हमें स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन तीनों अमीनो एसिड्स में से सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड कौन सी है, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर रखने वाली अमीनो एसिड कौन सी है। तो चलिए मैं एक अल्फा कार्बन बनाता हूँ, इससे यहाँ पर अमीनो ग्रुप को अटैच कर देता हूँ, क्योंकि अमीनो एसिड में 2 चीज़ें फिक्स हैं। अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप अटैच होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम,
और यहाँ पर मैं अगर अगेन एक सिंपल हाइड्रोजन एटम को अटैच कर दूं आर ग्रुप के फॉर्म में, तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया है वो किसका स्ट्रक्चर है? ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो ग्लाइसिन एक सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड में से एक है, यानी सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है। 20 अमीनो एसिड में सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड जो है वो ग्लाइसिन है। अब हम देखते हैं अगला स्ट्रक्चर एलानिन का। एलानिन के लिए भी आप एक अल्फा कार्बन बनाएंगे, एक साइड आप अमीनो ग्रुप को अटैच कर देंगे, एक साइड आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अटैच कर देंगे, एक हाइड्रोजन एटम लगा देंगे और आर ग्रुप में आप केवल यहाँ मिथाइल को रख देंगे। बहुत सिंपल है, याद रखना। यहाँ पर आपने एच रखा तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया? केवल मिथाइल, और ये बन गया आपका एलानिन का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करें, ग्लाइसिन का और एलानिन का, तो केवल डिफर किस बेसिस पर कर रहे हैं? ये अपने आर ग्रुप के बेसिस पर। सीरीन का भी बहुत सिंपल है, आप देख सकते हैं ये अल्फा कार्बन बना दिया मैंने, इससे यहाँ पर मैंने अमीनो ग्रुप को जोड़ा, यहाँ से मैंने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जोड़ दिया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पर अगर मैं CH2OH को जोड़ दूँ तो अब ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका हो गया? सीरीन का। तो तीनों स्ट्रक्चर्स में आपको बस एक याद रखना है कि एक में आप हाइड्रोजन को ले रहे हैं, सबसे सिंपल है ये, फिर आप मिथाइल को ले रहे हैं, और फिर आप किसको ले रहे हैं? CH2OH को ले रहे हैं। अगर आप इन तीनों डिफरेंट केमिकल ग्रुप्स को आर ग्रुप के फॉर्म में ले लेते हैं तो ये 3 डिफरेंट अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? ग्लाइसिन, एलानिन और सीरीन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको 20 अमीनो एसिड के केमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पढ़ना है, आपको कम से कम इन 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर को याद रखना है। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, देयर आर एसिडिक, basic and neutral amino acids. Similarly, there are aromatic amino acid, tyrosine, phenylalanine and tryptophan. ये मैंने NCERT का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके सामने रखा है। अमीनो एसिड की क्लासिफिकेशन को हम पढ़ने बैठ जाते हैं जब भी हम कोई भी अपना नोट्स उठाते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम अमीनो एसिड टॉपिक के अंदर बड़ा लंबा चौड़ा डिफिकल्ट सा क्लासिफिकेशन पढ़ने लगते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको केवल इतना याद रखना है कि अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन में मेनली हमें 4 डिफरेंट वैरायटी के अमीनो एसिड्स को याद रखना है। एक ऐसी अमीनो एसिड्स जो एसिडिक इन नेचर है, एक ऐसी अमीनो एसिड जो बेसिक नेचर है, क्षारीय है, एक ऐसी अमीनो एसिड जो न्यूट्रल है, और एक ऐसी अमीनो एसिड का आप याद रखें जो एरोमेटिक है, चक्रीय है। आपको केवल इन 4 डिफरेंट बेस पर अमीनो एसिड को याद रखना है और उनके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाकी आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कोई लिटरेचर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हीं के अंदर मैं आपको ऐसी चीज़ें बता सकता हूँ कि जो एसिडिक अमीनो एसिड है वो नेगेटिव चार्ज भी है, जो बेसिक अमीनो एसिड है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो न्यूट्रल अमीनो एसिड है वो एलिफेटिक भी है, और जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं उनके पास सबसे बड़ी खासियत है कि कोई आर ग्रुप में एरोमेटिक ग्रुप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, चक्रीय ग्रुप आपको समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो एसिडिक अमीनो एसिड आप किसी भी अमीनो एसिड को किस बेसिस पर बोल देते हैं? तो भाई हर अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप तो होते ही है ना, तो क्या इसलिए उसको एसिडिक बोल दिया जा रहा है? हर अमीनो एसिड के पास एक एसिडिक ग्रुप होता है। ऐसा नहीं है कि कोई अमीनो एसिड जो एसिडिक है उसके पास ही एसिडिक ग्रुप होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। हर अमीनो एसिड के पास अल्फा कार्बन से डायरेक्टली एक एसिडिक ग्रुप जुड़ा होता है, पर एक एल्कलाइन या बेसिक ग्रुप भी जुड़ा होता है। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि बेसिक ग्रुप है, यहाँ पर एसिडिक ग्रुप है, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन में ये अमीनो एसिड एसिडिक नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इसके पास दोनों ग्रुप हैं। NH2 ग्रुप जो है वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके, तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। COOH CO- में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन को डोनेट कर देगा, तो इस पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। अब ऐसी कंडीशन में ना तो इस अमीनो एसिड को मैं एसिडिक कह सकता हूँ ना बेसिक, तो किसी भी अमीनो एसिड को एसिडिक इस बेसिस पर बोला जाता है कि उसके पास अल्फा कार्बन से जुड़े हुए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अलावा अगर एक एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप उसकी R चेन में है, एल्किल साइड चेन में है, तो आप उस अमीनो एसिड को क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एसिडिक अमीनो एसिड। तो ऐसी अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड है जिनके पास एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो हमेशा हर अमीनो एसिड के पास होगा, पर एक से ज्यादा यानी अगर 2 हैं तो वो अमीनो एसिड क्या हो जाएगी? एसिडिक। सिमिलरली बेसिक अमीनो एसिड का कंसेप्ट क्या होगा? अगर किसी भी अमीनो एसिड के पास अमीनो ग्रुप तो ऑलरेडी है अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर वो अपने R ग्रुप में एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप रखती है
तो वो अमीनो एसिड क्या हो जाएगी, बेसिक। और ऐसी अमीनो एसिड पर जो चार्ज है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो एसिडिक अमीनो एसिड नेगेटिव चार्ज होती हैं, बेसिक अमीनो एसिड हमेशा पॉजिटिव चार्ज होती हैं। न्यूट्रल अमीनो एसिड हमेशा एलिफैटिक भी कहा जाता है क्योंकि इन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये नॉन पोलर भी कही जाती हैं। आपको याद रखना है कि न्यूट्रल अमीनो एसिड की खासियत ये होगी कि उनके पास एल्किल साइड चेन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा। जैसे मैं एलानीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर अगर आपको बनाना चाहूँ तो ये मैंने CH3 लिख दिया। या वलीन भी एक ऐसी अमीनो एसिड है जो कि जनरली देखा जाता है एलिफैटिक चेन रखती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी अमीनो एसिड में अगर उसकी R ग्रुप में कोई भी पोलर चेन नहीं है, उसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो आप उसको न्यूट्रल अमीनो एसिड कह सकते हैं। सिंपली मैं बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डिफाइन कर रहा हूँ। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स क्या है, अगर किसी भी अमीनो एसिड के पास उसकी एल्किल साइड चेन में इस टाइप से कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर है तो आप उस अमीनो एसिड को एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कह सकते हैं। अब बात यह है कि आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी अमीनो एसिड एसिडिक है, इनमें से कौन सी अमीनो एसिड बेसिक है, इनमें से कौन सी अमीनो एसिड है जो न्यूट्रल है, और इनमें से कौन सी अमीनो एसिड ऐसी है जो एरोमेटिक अमीनो एसिड का एग्जाम्पल है। तो आपको वहां पर बहुत आसानी से समझना है। सबसे पहले हम एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को समझें। आप बहुत इजीली एरोमेटिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं। कैसे? एरोमेटिक का मतलब क्या होता है तो आप बोलेंगे चक्रीय। हिंदी में एरोमेटिक मतलब क्या होता है, चक्रीय, यानी कि चक्र के समान। और चक्र के समान क्या होता है भैया, तो आप जानते हैं टायर होता है। तो अगर मैं साइक्लिक अमीनो एसिड या एरोमेटिक अमीनो एसिड को टायर की तरह मान लूं, क्योंकि टायर भी क्या होता है, साइक्लिक होता है, चक्रीय होता है, तो ऐसी सभी अमीनो एसिड्स एरोमेटिक अमीनो एसिड्स मानी जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए, जिनके नाम में आपको टायर की फीलिंग आती हो, यानी कि जिनके नाम को जब आप उच्चारण करें तो आपको ऐसा लगे जैसे टायर शब्द का उच्चारण कहीं ना कहीं हो रहा है, जैसे टायरोसिन। तो टायरोसिन एक अमीनो एसिड है और इसका नाम जब आप पढ़ते हैं तो आपको टायर की फीलिंग आ रही है। सेम आप बात करें तो ट्रिप्टोफैन, देखिए इसमें भी आप TRY जैसे लेटर्स यूज कर रहे हैं, इसमें भी टायर की आपको स्पेलिंग वाली फीलिंग आ रही है। एंड तीसरी जो अमीनो एसिड्स है उसमें आपको टायर की फीलिंग नहीं आएगी, तो मत आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका नाम ही इतना आसान है कि आप उसको नाम से ही पहचान सकते हैं कि वो एरोमेटिक होगी, क्योंकि उसका नाम है फिनाइल एलानीन। सिंपल। तो हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं कि ऐसी कौन सी अमीनो एसिड्स हैं जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल हैं। तो नंबर 1 टायरोसिन, नंबर 2 ट्रिप्टोफैन, नंबर 3 फिनाइल एलानीन। 3 नाम आपको याद हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि हम कैसे याद रखेंगे कि बेसिक अमीनो एसिड्स कौन सी हैं। तो बेसिक अमीनो एसिड का नाम आपको अगर याद रखना है तो बहुत सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने हमेशा एक ऐसे शस्त्र के बारे में सुना होगा जिसको हम भाला कहते हैं। क्या कहते हैं? भाला। और ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको ये लड़का कुछ सामान लिए हुए दिख रहा है। ये आप जानते हैं क्या है? ये भाल है, BAHL। मैं स्पेलिंग थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, दैट इज भाल। तो आप जो देख रहे हैं ना, ये लड़का भाल फेंक रहा है। तो बेसिक अमीनो एसिड्स के नाम आप भाल से याद रख सकते हैं। भाल के नाम में B फॉर बेसिक एंड A फॉर अमीनो एसिड एंड 2 नाम आपको याद रखना है, एक हिस्टिडीन और एक L से आपको नाम याद रखना है लाइजीन। आप चाहे तो A से यहां पर एक और नाम भी याद रख सकते हैं। अगर B का मतलब आप यहां पर बेसिक अमीनो एसिड मान लें तो A से आप एक और नाम भी याद रख सकते हैं, आर्जिनिन। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहे तो 3 अमीनो एसिड ऐसे नाम याद रख सकते हैं जो बेसिक है, BAHL से, BAHL फॉर भाल। इसमें एक एग्जाम्पल क्या हो गया आपका, आर्जिनिन। एक एग्जाम्पल क्या हो गया, हिस्टिडीन। एक एग्जाम्पल क्या हो गया, लाइजीन। और जब हम थोड़ी मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक प्रोटीन आता है जो काफ़ी फेमस है, जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा और हम वहाँ पढ़ते भी हैं कि हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक प्रोटीन का एग्जाम्पल है,
क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स जो इस प्रोटीन को बनाने में यूज होती हैं वो कौन सी अमीनो एसिड्स हैं? आर्जिनिन एंड लाइजीन। तो ये आर्जिनिन एंड लाइजीन अमीनो एसिड जो है ये दोनों अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड हैं, और बेसिक होने की वजह से इन पर चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। दैट्स वाई कि हिस्टोन इज पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन। हिस्टोन को हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन भी मानते हैं। अब एक और कंसेप्ट में लेकर आया हूं कि एनसीईआरटी हमारी ये बोलती है कि जो अमीनो एसिड्स हैं वो ज्विटर आयंस की तरह एक्ट करते हैं। अमीनो एसिड्स जो है वो ज्विटर आयंस की तरह क्या करते हैं? एक्ट करते हैं। तो ज्विटर आयंस का कंसेप्ट क्या है वो हम ऐसे समझाते हैं आपको कि आप कंसीडर करिए कि ये एक अमीनो एसिड है, ये मैंने एक अमीनो एसिड बनाई NH2COOH, और यहां पर मैंने R लिख दिया, R फॉर एल्किल साइड चेन, कोई भी ग्रुप यहां पर हो सकता है। ठीक है, पहली चीज, अगर मैं इस अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच पर ले जाऊं, अगर मैं इस अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच पर ले जाऊं तो एक ऐसे मीडियम में जहां का पीएच एसिडिक होगा तो वहां पर क्या हो रहा होगा? वहां पर एसिडिक पीएच होने की वजह से जो एसिड होगी वो प्रोटॉन को क्या करना चाहेगी? एसिड जो होगी वो प्रोटॉन को डोनेट करना चाहेगी। तो जब मैं अमीनो एसिड को एसिडिक पीएच पर रखूंगा तो एसिडिक पीएच होने की वजह से प्रोटॉन डोनेट कर दिया जाएगा अमीनो एसिड्स को, और अमीनो एसिड्स जो है वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH2 ग्रुप को अपने NH3+ में क्या कर लेगी? कन्वर्ट। यानी कि इस अमीनो एसिड पर चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट किया क्योंकि वो एसिडिक पीएच पर है, और एसिडिक पीएच में एसिड क्या कर रही है? प्रोटॉन को डोनेट कर रही है। उस प्रोटॉन को रिसीव करके अमीनो ग्रुप जो था वो NH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया और इस पर चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। सिमिलरली अगर मैं एक अमीनो एसिड को बेसिक पीएच पर रखूं यानी अल्कलाइन पीएच पर, यानी कि हाई पीएच पर, तो आप क्या देखेंगे कि इस अमीनो एसिड में ये H ग्रुप है, ये COOH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, और ये एल्किल साइड चेन है। तो जैसे ही मैं बेसिक पीएच पर अमीनो एसिड को ले जाऊंगा तो बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि वो प्रोटॉन को लेना चाहते हैं। तो इस अमीनो एसिड से वो प्रोटॉन को क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, प्रोटॉन को वो खींच लेंगे, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है क्योंकि वो एसिड है। तो बेस के पास प्रोटॉन चला जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, और इस पर चार्ज आ जाएगा COO- में ये कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो एक चीज हमें समझ में आ रही है कि अमीनो एसिड्स जो हैं वो आयोनाइजेबल नेचर के होते हैं, यानी कि एसिडिक पीएच पर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं, और अगर बेसिक पीएच पर रखा जाए तो उन पर चार्ज क्या आ जाता है? नेगेटिव। और ये चार्ज किस वजह से आ रहा है? उनके अमीनो ग्रुप का प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की वजह से, या कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटॉन को डोनेट करने की वजह से। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर कंसेप्ट को समझें कि ऐसी अमीनो एसिड्स जो एसिडिक पीएच पर होंगी यानी लो पीएच पर, उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव आयन की तरह एक्ट करेंगी, और ऐसी अमीनो एसिड्स जिनको अपन अल्कलाइन पीएच या हाई पीएच पर रख रहे हैं उन पर चार्ज नेगेटिव आ जाएगा और वो बेस की तरह एक्ट करेंगी। अगर हम किसी भी अमीनो एसिड को एक ऐसे पीएच पर रखें जिस पीएच पर वो अमीनो एसिड पर आप देखें कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज उपलब्ध हों, यानी कि ऐसा पीएच जिस पर अमीनो ग्रुप प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे और वो NH3+ में कन्वर्ट हो जाए, और उसी पीएच पर प्रोटॉन जो है वो डोनेट करे कार्बोक्सिलिक ग्रुप और वो CO- में कन्वर्ट हो जाए। दैट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ एक ऐसा पीएच जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप अपने प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है और अमीनो ग्रुप उसी अमीनो एसिड का उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके NH3+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस अमीनो एसिड्स पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव चार्ज भी है। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ कि ऐसा पीएच जो है उसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच एन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज इट्स ज्विटर साइन दैट मीन्स डू नॉट मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम ऐसे पीएच पर अमीनो एसिड को रखें जो न्यूट्रल पीएच है, आप मान लीजिए, तो न्यूट्रल पीएच होने की वजह से जो ना तो वो एसिड होगा और ना वो बेस होगा, इसलिए जो एसिड ग्रुप है अमीनो एसिड्स का वो प्रोटॉन को डोनेट करेगा क्योंकि वो एसिडिक है, तो उसी प्रोटॉन को रिसीव कौन कर लेगा? अमीनो ग्रुप, क्योंकि वो बेसिक है। और उस कंडीशन में अमीनो एसिड ना तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी और ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी। तो एक ऐसा पॉइंट पीएच का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट माना जाता है जिस पर अमीनो एसिड ज्विटर आयन की तरह एक्ट करती हैं और वो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करती हैं।
तो ज्विटर आयंस की तरह अमीनो एसिड्स जनरली हमारे प्रोटोप्लाज्म में एक्ट करती हैं। हमारी बॉडी में सेल के साइटोप्लाज्म में अमीनो एसिड्स किसकी तरह रहती हैं? ज्विटर आयंस की तरह, क्योंकि वहां का पीएच ऐसा पीएच है जिसको हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से समझें, ऐसी अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी में नहीं सिंथेसाइज की जा सकती। आप जिन अमीनो एसिड्स को नहीं बना सकते अपनी बॉडी में, तो आप उनके लिए किस पर डिपेंडेंट होंगे? फूड पर या डाइट पर। तो ऐसी अमीनो एसिड्स जो ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकती हैं और वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको फूड या डाइट में ऑब्टेन करें, तो आप उन्हें क्या बोल रहे हैं? एसेंशियल अमीनो एसिड, दैट आर वेरी एसेंशियल, कि वो हमारी बॉडी में हमें डाइट के थ्रू मिले, क्योंकि हम उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। जबकि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं? ऐसी अमीनो एसिड्स जो आपको अपने फूड या डाइट में अगर नहीं भी मिलती हैं, तो आप उन अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं फ्रॉम एसेंशियल अमीनो एसिड। तो आप ऐसे समझने की कोशिश करें कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी में वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, और आप उनके लिए पूरी तरह डिपेंडेंट किस पर है? डाइट पर। अगर आप डाइट में वो अमीनो एसिड्स नहीं लेंगे, तो आपको उन अमीनो एसिड्स की कमी की वजह से बहुत सारे प्रोटीन्स को बनाने में क्या हो सकती है? प्रॉब्लम। लेकिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स हैं जिनको अगर आप अपनी डाइट में लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं लेते हैं, तो जो आप एसेंशियल अमीनो एसिड्स ले रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, वो उसमें कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो आपने एक्सेस लिए, दे कन्वर्ट इनटू नॉन एसेंशियल बाय अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसएमिनेशन। चलिए, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम बस इतना याद रखें कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं उनके कुछ एग्जाम्पल हमें पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल, पूरे नहीं। तो आप याद रखें, थ्रियोनीन ये एक एसेंशियल अमीनो एसिड है। इसके अलावा ल्यूसीन, एक और अमीनो एसिड का नाम मैं लिख रहा हूं जिसका नाम है ल्यूसीन। उसके अलावा आइसोल्यूसीन, उसके बाद ट्रिप्टोफैन जो कि आपने अभी भी पढ़ी, साइक्लिक है। उसके बाद लाइजिन का नाम भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। मिथायोनिन भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिनाइल एलानिन भी लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कितनी अमीनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं एनिमल बॉडी में एंड ह्यूमन बॉडी में? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ऑलमोस्ट एनिमल बॉडी की अगर हम बात करें, यानी ह्यूमन को हम अलग कर देते हैं थोड़े समय के लिए, केवल एनिमल्स की बात करें, वैसे एनिमल्स में ह्यूमन आता है, पर अगर हम ह्यूमन को छोड़कर बाकी एनिमल्स की बात करें, तो 10 अमीनो एसिड्स ऐसी हैं जो एसेंशियल हैं। 20 में से 10 अमीनो एसिड जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। अगर हम ह्यूमन बॉडी के लिए बात करें, तो जो 10 बाकी एनिमल्स में एसेंशियल है, उनमें से 8 ही ऐसी हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल है। तो आप सोच रहे होंगे इसका मतलब कि ह्यूमन बॉडी के लिए 12 अमीनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल है। नहीं, ह्यूमन बॉडी में 2 अमीनो एसिड ऐसी हैं जो सेमी एसेंशियल है, यानी कि आप इनको अपनी बॉडी में बना सकते हैं, लेकिन आप इनका सिंथेसिस बहुत ज़्यादा स्लोली करते हैं। इसलिए आपकी बॉडी में अगर ये मिल जाती हैं तो अच्छी बात है, पर अगर आपको ये अमीनो एसिड्स तो नहीं मिलती हैं, तो भी आप इन अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, स्लोली सही, लेकिन आप सिंथेसाइज एटलीस्ट कर सकते हैं। तो वो 2 सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन सी हैं जो ह्यूमन बॉडी में सिंथेसाइज हो सकती हैं, लेकिन बहुत स्लोली सिंथेसाइज होती हैं? तो आप याद रखें, एक हिस्टामाइन, और एक अमीनो एसिड का याद रखें आप, आर्जिनिन। तो आर्जिनिन और हिस्टामाइन ऐसी 2 अमीनो एसिड्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के लिए सेमी एसेंशियल है। पर अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर 7 अमीनो एसिड्स ही हो गई, और मैं यहाँ पर लेता हूँ वलीन को, ठीक है ना, एक और ले लेता हूँ वलीन, 8 अमीनो एसिड्स हो गई। और अगर मैं ले लूँ 9 और ये 10,
तो ये टोटल 10 अमीनो एसिड्स हैं एसेंशियल फॉर एनिमल बॉडी, पर ये 8 अमीनो एसिड्स जो मैंने लिखी हैं दे आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन, पर उनमें से 2 ऐसी हैं जो आखिरी मैंने लिखी हैं दे आर सेमी एसेंशियल इन ह्यूमन बॉडी। तो यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो 8 एसेंशियल और 2 सेमी एसेंशियल हैं, अगर हम सबको जोड़ दें तो वो 10 की 10 एसेंशियल फॉर ह्यूमन एनिमल बॉडी, लेकिन इनमें से 8 जो हैं जो मैंने नाम लिखे ये ह्यूमन बॉडी के लिए एसेंशियल है, पर 2 ऐसी भी हैं जो बाकी एनिमल के लिए एसेंशियल है पर ह्यूमन के लिए क्या है वो सेमी एसेंशियल है। तो ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, क्रिटिकल है, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है, याद रखना है। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या हैं जिनको आप अपनी बॉडी में सिंथेसाइज कर सकते हैं, उनको हम नॉन एसेंशियल कह रहे हैं। अगर आपको ये डाइट में मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलती हैं तो भी आप इन अमीनो एसिड्स को अपनी बॉडी में बना सकते हैं। तो अगर आपके सामने 20 अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने का चैलेंज आए तो आपके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सी ऐसी अमीनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल है, तो आपको एसेंशियल के नाम अगर पता है तो उनको अलग करते हैं, बाकी जो भी नाम आपके सामने आ रहा है उसको आप क्या चूज कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम 10 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम रटें। आपको 10 एसेंशियल के नाम याद हैं अगर, तो आप इजीली उनका नाम अगर नहीं दिख रहा है कहीं पर तो किसी अदर अमीनो एसिड के नाम को आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। चलिए प्रोटीन्स पर छोटी सी चर्चा करते हैं। प्रोटीन्स क्या है, अभी मैंने बोला दे आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के क्या है, पॉलीमर है। एक चीज हो गई। अमीनो एसिड्स इस प्रकार से आपस में जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये अमीनो ग्रुप बनाया, ये मैंने क्या बना दिया NH2, ठीक है। ये अल्फा कार्बन, ये उससे क्या जोड़ दिया H, और ये क्या जोड़ दिया R। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड O लिख दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया OH, ठीक है ना। तो ये मैंने एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना दिया। वैसे ही जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ, ये एक अमीनो एसिड है कोई, इसको मैं R1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये अमीनो एसिड जो है जब ये किसी दूसरी अमीनो एसिड से जुड़ेगी, क्योंकि बहुत सारी अमीनो एसिड आपस में जुड़कर किसका फॉर्मेशन कर रही हैं भाई, तो आप बोलेंगे प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो ये मैंने फिर से एक अमीनो ग्रुप बनाया, ये अल्फा कार्बन, इससे ये मैंने एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर R2 लिख देता हूँ, यानी सेकेंड अमीनो एसिड है कोई, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ OH। इसी प्रकार से एक और अमीनो एसिड जोड़ देता हूँ मैं, फिर से मैं एक और अमीनो एसिड ले लेता हूँ, ये अमीनो ग्रुप, ये अल्फा कार्बन जिससे ये हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसको R3 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तीसरी अमीनो एसिड है, ये C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे मैं बहुत सारी अमीनो एसिड्स को अगर लाइन से चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ। तो हर प्रोटीन जो है वो इसी प्रकार से एक के बाद एक अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से मिलकर बनने वाले स्ट्रक्चर हैं। तो कैसे आखिर किसी प्रोटीन में अमीनो एसिड आपस में ज्वाइन होती हैं जिनकी वजह से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, तो वो बॉन्ड कौन सा है जिसकी हेल्प से अमीनो एसिड दूसरी अमीनो एसिड से आपस में ज्वाइन होती हैं, तो उसको हम समझ लेते हैं। आप यहाँ पर कंडेंसेशन रिएक्शन का सहारा ले सकते हैं। आपको इस अमीनो एसिड को इस अमीनो एसिड से जोड़ना है तो आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप के इस OH और अमीनो ग्रुप के H के बीच में आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो यहाँ पर मैं वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल निकाल देता हूँ, निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इस बॉन्ड को ही आप क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। आया कुछ समझ में। तो वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर निकल गया और 2 अमीनो एसिड आपस में कंडेंस हो गई और उनके बीच में CONH के बीच में जो बॉन्ड बन गया, यानी कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरी अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड है ये, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आगे चलकर। यहाँ पर अगेन हम देखें तो ये एक वाटर का मॉलिक्यूल हम निकाल दें अगर, और CO और NH के बीच में बॉन्ड अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बना दिया मैंने, दिस इज अगेन पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या बन गया, एक पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पर भी एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया, रिलीज हो गया। इस प्रकार से अमीनो एसिड्स को अमीनो एसिड से जोड़ने वाले बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जो बॉन्ड अमीनो एसिड से अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए हम बनाते हैं वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड।
सिमिलरली जैसे कार्बोहाइड्रेट में एक मोनोसेक्राइड को दूसरे मोनोसेक्राइड को जोड़ने के लिए हमने क्या बनाया था, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब प्रोटीन को हेटेरोपॉलीमर कंसीडर्ड किया जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोटीन एक हेटेरोपॉलीमर है ना कि होमोपॉलीमर। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि होमोपॉलीमर हम ऐसे किसी पॉलीमर को कहते हैं जिनकी मोनोमेरिक यूनिट जो है वो सिमिलर एक समान हो, जैसे कि ग्लूकोज ही ग्लूकोज से मिलकर बनने वाला पॉलीसेक्राइड एक होमोपॉलीमर माना जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि प्रोटीन्स भी तो होमोपॉलीमर कंसीडर करना चाहिए क्योंकि ये केवल अमीनो एसिड्स के मिलने से बन रहा है, पर क्योंकि अमीनो एसिड्स की डिफरेंट वैरायटी प्रोटीन में प्रेजेंट होती है, जो कितनी वैरायटी हो सकती है, 20। मैंने आपसे पहले ही बोला कि डिफरेंट 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन को बनाती हैं। ग्लाइसिन हो सकती है, कहीं एलानिन आ सकती है, कहीं ट्रिप्टोफैन आ सकती है, कहीं फिनाइल एलानिन आ सकती है, कहीं पर आर्जिनिन आ सकती है, कहीं पर ग्लूटामिक एसिड आ सकती है, कहीं पर एस्पार्टिक एसिड आ सकती है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स एक प्रोटीन में प्रेजेंट होती है। प्रोटीन एक सेम अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से मिलकर बनने वाले स्ट्रक्चर नहीं है, ये डिफरेंट 20 टाइप्स के अमीनो एसिड से मिलकर बनने वाले स्ट्रक्चर है। दैट्स व्हाई कि प्रोटीन्स जो हैं वो हेटेरोपॉलीमर हैं। आप ये चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगी आपको, ये एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर, तो ये आपको चीज़ याद रखना है। चलिए, प्रोटीन्स कैरी आउट मैनी फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, सम ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, some fight infectious organism, some are hormones and some are enzymes etc. अब कहा गया है कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। एक प्रोटीन जो है वो एक फंडामेंटली पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड है, लेकिन प्रोटीन्स के बहुत सारे नाम होते हैं और प्रोटीन के ये डिफरेंट जो नाम है वो आपको देखने हैं कि अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग नाम आखिर किस बेसिस पर हैं। तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटीन है, बेसिकली प्रोटीन खुद क्या है, तो आप बोलेंगे पॉलीमर है, किसके, अमीनो एसिड के। एक चीज, अब प्रोटीन्स जो हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर है। फंडामेंटली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड का पॉलीमर माना गया, लेकिन प्रोटीन अपने फंक्शन के बेसिस पर वो अपने वेरियस स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करके हार्मोन्स भी हो सकते हैं, यानी कि इनका एक नाम हो सकता है हार्मोन्स। क्योंकि आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो हैं वो फंडामेंटली क्या है, प्रोटीन्स हैं। आपका जो प्रोटीन है वो एंजाइम भी हो सकता है, यानी कि एंजाइम्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो सम प्रोटीन्स आर हार्मोन, सम प्रोटीन्स आर एंजाइम्स एंड सम प्रोटीन्स आर एंटीबॉडीज। हमारी बॉडी में एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करने वाले जो प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज। यहाँ तक कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो रिसेप्टर्स का काम करते हैं, हमारी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट हो सकते हैं और किसी स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को रिसीव करने का काम करते हैं। यहाँ तक कि कुछ प्रोटीन हमारी बॉडी में कैरियर प्रोटीन का काम भी करते हैं और ये कैरियर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो देखिए, एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर फंडामेंटली जो अमीनो एसिड का पॉलीमर है वो डिफरेंट नामों से जाना जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। यानी कि प्रोटीन जो है उसके कई अलग अलग नाम आप सुन सकते हैं। आप किसी प्रोटीन को अगर कैरियर मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो इसलिए केवल क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। आप किसी प्रोटीन को अगर हार्मोन्स कह रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आप उसके विशेष कार्य के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारे शरीर की स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। आप किसी प्रोटीन को अगर एंजाइम कह रहे हैं तो उसके फंक्शन के बेसिस पर बोल रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब कि वो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने का काम कर रहा है। अगर आप किसी प्रोटीन को एंटीबॉडी कह रहे हैं तो ये भी आप उसको उसके स्पेसिफिक फंक्शन के बेसिस पर बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी में डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फाइट कर रहा है अगेंस्ट द इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म। अगर आप किसी प्रोटीन को रिसेप्टर प्रोटीन कह रहे हैं तो डैट मीन्स कि वो आपकी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले कर रहा है कि वो किसी मॉलिक्यूल को आपकी सेल के सरफेस पर रिसीव कर रहा है, होल्ड करने का काम कर रहा है। तो एक प्रोटीन जो है वो अगर हम देखें तो वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स के नाम से जाने जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। तो जितने भी आप यहाँ पर नाम देख रहे हैं, कैरियर मॉलिक्यूल, हार्मोन्स, एंजाइम, एंटीबॉडीज, रिसेप्टर और भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो आपको दिख रहे हैं नाम, दीज आर फंडामेंटली प्रोटीन। ये सभी फंडामेंटली क्या है, प्रोटीन, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, इनके स्ट्रक्चर में अंतर है।
कोई अपनी फोल्डिंग करके हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, कोई अपने आप को रेगुलर वे में फोल्ड कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप उनके नाम अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली दे आर प्रोटीन। इस कंसेप्ट को मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए 4 आपके सामने इंसान खड़े हुए हैं, दीज 4 आर ह्यूमन। ये चारों आपके सामने जो खड़े हुए हैं वो क्या है? इंसान है। फंडामेंटली दे आर ह्यूमन, यानी कि ये फंडामेंटली क्या है? ह्यूमन है। एक चीज, अब फंडामेंटली ये चारों ह्यूमन है, लेकिन आगे चलकर ये बच्चा क्या करता है? ऐसी पढ़ाई करता है और अपने भविष्य में जब ये अपनी एडल्ट एज में आता है तो ये बड़ा होकर क्या बनता है? आर्मी मैन। और आप देख रहे हैं कि ये जब बड़ा होकर आर्मी मैन बनता है तो इसका फंक्शन यहाँ पर क्या हो गया कि अब ये देश की सुरक्षा करेगा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन की ये देश की सुरक्षा कर रहा है। आपने इसका नाम क्या रख दिया? आर्मी मैन। पर है तो फंडामेंटली ये क्या? इंसान ना। इसी प्रकार से दूसरा बच्चा जो है वो बड़ा होकर पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है। देखो, फंडामेंटली ये डॉक्टर है, फंडामेंटली ये भी इंसान है, पर क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, क्योंकि ये लोगों का इलाज कर रहा है, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर। अब तीसरा लड़का है, वो बड़ा होकर क्या करता है भाई? बिजनेसमैन बन जाता है। ठीक है। और अब ये जब बिजनेसमैन बन गया तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन आप देख रहे हैं कि इसका काम क्या है? बिजनेस डील करना, सामान को बेचना, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशंस देना। और इसी प्रकार से एक और बच्चा था जो बड़े होकर क्रिकेटर बन जाता है, यानी स्पोर्ट्समैन। और ये स्पोर्ट्समैन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसका फंक्शन जो है, इसका जो काम है वो है देश के लिए खेलना, क्रिकेट खेलना। अब आप देख सकते हैं कि इन चारों को फंडामेंटली हम क्या कह सकते हैं? इंसान। क्योंकि आप देख रहे थे ये चारों फंडामेंटली क्या थे? इंसान ही थे। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने अपने स्ट्रक्चर को चेंज किया, यानी इसने ऐसी कॉस्ट्यूम को पहना जिसको हम आर्मी की यूनिफॉर्म कहते हैं, क्योंकि वो उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसने अपना फंक्शन क्या परफॉर्म करना स्टार्ट किया? देश के लिए सुरक्षा करना। तो आपने इसका नाम क्या रख दिया? आर्मी मैन। तो आर्मी मैन भी फंडामेंटली क्या है? इंसान है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है? कॉस्ट्यूम जो वो पहने हुए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के वो देश की सुरक्षा कर रहा है। आपने उसको नाम क्या दे दिया? आर्मी मैन। पर आर्मी मैन भी है क्या? इंसान। सिमिलरली आपने ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसको क्या बोल दिया? डॉक्टर। स्ट्रक्चर मींस इसकी यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं, स्टेथोस्कोप डाले हैं जो कि बहुत यूजफुल है इसका किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए। ये एक एप्रिन पहने हुए है, ये कुछ अपने हाथ में पेशेंट्स की फाइल लेकर खड़ा हुआ है। तो आपने इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर उसका फंक्शन क्या है? लोगों को ट्रीट करना, उनका इलाज करना। आपने उसको क्या बोल दिया? डॉक्टर। बट फंडामेंटली ये क्या है? ह्यूमन है। इसको आपने बिजनेसमैन बोल दिया क्योंकि स्ट्रक्चरली ये क्या पहने हुए हैं? आप देख रहे हैं टाई पहने हैं, सूट वूट पहने हुए हैं, बढ़िया सा एक बैग लेकर खड़ा हुआ है, बढ़िया से ये फॉर्मल शूज पहने हैं। ये इसके स्ट्रक्चर को हम इसलिए स्पेसिफिक मान रहे हैं क्योंकि एक बिजनेसमैन जब ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसी कॉस्ट्यूम पहनेगा, तभी वो किसी अदर पर्सन को अट्रैक्ट कर पाएगा और वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि बिजनेसमैन स्ट्रक्चर के बेसिस पर स्पेसिफिक है और इसका फंक्शन है अपने प्रोडक्ट को सेल करना, बिजनेस डील करना। तो आपने इसका नाम क्या रख दिया? बिजनेसमैन। बट ये भी क्या है? तो आप बोलेंगे इंसान है। और स्पोर्ट्समैन आपने इसको बोल दिया क्योंकि ये लोअर टी शर्ट पहने हुए हैं, बड़े से सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं जो उसके काम करने के लिए, यानी कि जब ये अपने बैट से शॉट मारेगा तो जो भी ये कपड़े पहने हुए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचो एक मिनट कि बिजनेसमैन के कपड़े अगर आप डॉक्टर को पहना दें और डॉक्टर के कपड़े आप आर्मी मैन को पहना दें और आर्मी मैन के कपड़े आप स्पोर्ट्समैन को पहना दें, तो क्या ये एक दूसरे के कपड़े एक्सचेंज करने के बाद अपना जो भी फंक्शन है वो प्रॉपरली परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि जिसकी जो भी कॉस्ट्यूम है वो उसके फंक्शन के लिए सुइटेबल है और उनके जो भी फंक्शंस हैं उसके बेसिस पर हम उनके नाम क्या रख रहे हैं? आर्मी मैन, डॉक्टर, बिजनेसमैन एंड स्पोर्ट्समैन। तो मैं कह सकता हूं कि ये चारों इंसान हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन दे नोन एज आर्मी मैन, डॉक्टर, बिजनेसमैन एंड स्पोर्ट्समैन। सिमिलरली हमारी एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है और उसमें प्रोटीन्स के बहुत सारे अलग अलग नाम दिए गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन आप प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं? इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। ऐसा प्रोटीन क्या है? कोलाजन, जो कि हमारी बॉडी में हमारे सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है ताकि हमारी बॉडी में टिश्यूज और ऑर्गन का फॉर्मेशन हो सके।
कुछ ऐसे भी प्रोटीन हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उनके अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं, उनको हम एंजाइम कहते हैं। जैसे कि एक नाम यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है ट्रिप्सिन, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है। कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी को रेगुलेट करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, और उसका एक एग्जांपल दिया गया है इंसुलिन। और इंसुलिन हमारी बॉडी में हमारी डायबिटीज़ डिसीज़ को रोकने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटीन हैं जो फाइट्स करते हैं अगेंस्ट द इन्फेक्शियस एजेंट्स, और उनका एक नाम दिया गया है एंटीबॉडी। कुछ सेंसरी रिसेप्शन होते हैं, रिसेप्शन करने का काम करते हैं, जो स्मेल को, टेस्ट को और हार्मोन्स एक्सेट्रा को सेंस कर सकते हैं और अपने साथ बाइंड कर सकते हैं, उनको नाम दिया गया है रिसेप्टर। सिमिलरली एक ऐसा प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टेशन को सेल में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका नाम है GLUT4, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है जो पहले क्वेश्चन आ चुका है नीट के एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दीज ऑल आर डिफरेंट नेम ऑफ protein on the basis of their specific structure and specific function। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पर। प्रोटीन जनरली जब राइबोसोम्स पर बनते हैं, देखो हम जानते हैं कि ये राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स क्या होते हैं, आपको थोड़ा सा सेल बायोलॉजी के लेक्चर्स देखने होंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, उनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम पर ही हमेशा प्रोटीन का हम सिंथेसिस करते हैं। तो राइबोसोम पर जो प्रोटीन बनते हैं वो हमेशा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनते हैं, यानी एक के बाद एक अमीनो एसिड इस प्रकार से पॉलीमराइज होती जाती है। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज एक एंजाइम होता है जो अमीनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनने की प्रोसेस को कैटलाइज करता है। तो जब एक के बाद एक अमीनो एसिड इस तरीके से पॉलीमराइज्ड होती जाती है, तो अमीनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से राइबोसोम पर बनने वाला जो सबसे सिंपल लीनियर फॉर्म में बनने वाला स्ट्रक्चर है, लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसको हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर नॉन फंक्शनल माना गया है, क्योंकि जब तक ये स्ट्रक्चर अपने आप को मॉडिफाइड ना कर ले तब तक ये हमारी बॉडी में किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकता। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं, चाहे वो एंजाइम्स हों, चाहे वो हार्मोन्स हों, चाहे वो एंटीबॉडीज हों, चाहे वो रिसेप्टर्स प्रोटीन हों, चाहे वो कैरियर मॉलिक्यूल्स हों, वो सभी जब बनते हैं तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही फॉर्म होते हैं। हर प्रोटीन का जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस से बनना होता है राइबोसोम पर, तो वो प्रोटीन हमेशा प्राइमरी स्ट्रक्चर ही रखते हैं। और इसमें हमेशा दो टर्मिनल होते हैं, एक को आप N टर्मिनल कहते हैं और एक को आप C टर्मिनल कहते हैं। क्या रीज़न है, यहाँ पर जो फर्स्ट अमीनो एसिड होगी उस पर NH2 ग्रुप फ्री होगा, बाकी सभी अमीनो एसिड का जो NH2 ग्रुप होगा उनके बीच में प्रीवियस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप क्या बना रहा होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। इस प्रकार से आप देखते जाएंगे कि जितनी भी अमीनो एसिड एक के बाद एक जुड़ती चली जाएंगी, दिस इज R1, दिस इज H। तो आखिरी अमीनो एसिड जो होगा उसमें आप क्या देखेंगे कि जो उस अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा वो फ्री होगा, क्योंकि वो नेक्स्ट अमीनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बना रहा होगा, क्योंकि नेक्स्ट कोई अमीनो एसिड है ही नहीं। तो पहला अमीनो एसिड का हमेशा अमीनो ग्रुप फ्री होता है और लास्ट अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री होता है। दैट्स वाई कि हम इस टर्मिनल को जनरली लेफ्ट हैंड साइड पर जो टर्मिनल आपको मिल रहा है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, N टर्मिनल, और राइट हैंड साइड जो आपको टर्मिनल मिल रहा है उसको आप क्या बोलते हैं, C टर्मिनल, ड्यू टू फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ड्यू टू फ्री अमीनो ग्रुप। ओके, तो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपली एक लीनियर प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। ट्रांसलेटेड प्रोटीन को ही हम प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें केवल पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं और कोई अदर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की जब हम बात करते हैं, तो जब प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है जो इस तरीके से लीनियर है, अगर वो इस तरीके से राइट हैंडेड फैशन में हेलिक्स का फॉर्मेशन कर ले लाइक दिस, ये N टर्मिनल, दिस इज द C टर्मिनल। जब कोई प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर अपने आप को एक हेलिकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर ले, राइट हैंडेड फैशन में, आप देख रहे हैं हेलिक्स मैंने बनाई है, तो इसको हम प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अगर प्रोटीन अपने आप को राइट हैंडेड फैशन में एक हेलिक्स के फॉर्म में मॉडिफाइड कर रहा है, तो ये स्पेसिफिक नाम यहाँ पर अल्फा हेलिक्स कहलाता है। यानी दिस इज द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो डिफरेंट वैरायटी के हो सकते हैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक हो सकता है बीटा हेलिक्स। बीटा हेलिक्स में हम एक और नाम भी जानते हैं, बीटा प्लेटेड शीट मॉडल।
तो बीटा प्लेटेड शीट मॉडल या शीट स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का, उसमें क्या होता है, उसमें बस ये होता है कि एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इस तरीके से आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाती हैं, और इस प्रकार से बनने वाले स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो दोनों स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कंसीडर किया गया है, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर में आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि एक बॉन्ड तो हमेशा ही होगा जिसको आप पेप्टाइड बोल रहे हैं, क्योंकि अमीनो एसिड के बीच में हो रहा है, पर आपको याद रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा एच बॉन्ड भी होता है, और इसलिए अपन इस स्ट्रक्चर को सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। जो अगर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है तो इस तरीके से दिखाई देगा, अगर वो प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर है तो वो इस तरीके से दिखाई देगा। आपको बता दें कि अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसा नहीं है इनके एग्जाम्पल नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि KERATIN क्रेटिन, जो हमारे हेयर्स और नेल्स में पाए जाने वाला मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है, ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर का अगर मुझे एग्जांपल देना हो तो सिल्क में पाया जाने वाला फिब्रोइन या फिब्रोइन जो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, फिब्राइन प्रोटीन ऑफ सिल्क, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये भी किस में कंसीडर किया जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इनमें से कौन सा प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो एटलीस्ट आप दो नाम याद रखें, एक क्रेटिन का, आपका मन करे तो आप मायोसिन का नाम भी याद रख सकते हैं, ये भी प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर है। एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की एक वैरायटी है। इसका एग्जांपल क्या है, फिब्रोइन प्रोटीन। सिल्क में दो प्रोटीन्स होते हैं, सेरिसिन प्रोटीन और फिब्रोइन प्रोटीन, बट फिब्रोइन प्रोटीन ऑफ सिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ बीटा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली अब हम बात करते हैं प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर एक ऐसा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें मान लीजिए ये एक सीधी लीनियर चेन है प्रोटीन की, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब ये अपनी इरेगुलर फोल्डिंग कर ले लाइक दिस, ये इस तरीके से अपनी एक इरेगुलर फोल्डिंग कर ले, ये एन टर्मिनल और ये सी टर्मिनल, जब कोई प्रोटीन अपनी इरेगुलर फंक्शनल फोल्डिंग करता है एक बुलन बॉल की तरह, तो आप उसको कहते हैं प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर। प्रोटीन का टर्सरी स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है, तो आप याद रखें, इरेगुलर फोल्डेड बट फंक्शनल। इरेगुलर फोल्डिंग का मतलब ये डिसफंक्शनल नहीं है बट फंक्शनल, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के टर्सरी स्ट्रक्चर को बिलोंग करते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। एंड एक स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी तक हमने क्या देखा, प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर ट्रांसलेटेड प्रोटीन है जो राइबोसोम पर बनते हैं सबसे पहले, ताजे ताजे गरम गरम प्रोटीन, उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो लीनियर चेन होते हैं अमीनो एसिड्स की। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, बीटा हेलिक्स भी हो सकता है। अल्फा हेलिक्स में हमेशा राइट हैंडेड फैशन में जो चैन है प्रोटीन की वो अपने आप को क्वाइल्ड कर लेती है। बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर में मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चैन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्वाइन होकर एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, इरेगुलर फोल्डिंग से फंक्शनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो बनता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स बिलोंग्स टू टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड व्हाट इज द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जब मोर देन टर्सरी स्ट्रक्चर, मान लीजिए एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए दूसरा टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए तीसरा टर्सरी स्ट्रक्चर है, और ये मान लीजिए चौथा टर्सरी स्ट्रक्चर है। जब मोर देन 4 या मोर देन आप कह सकते हैं 1, मोर देन 1 जब टर्सरी स्ट्रक्चर आपस में वेरियस बॉन्ड्स की हेल्प से आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक अल्फा चैन है, ये एक अल्फा चैन है पॉलीपेप्टाइड की, एक बीटा चैन है और ये अनदर कोई बीटा चैन है। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक से ज़्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर जब प्रोटीन के आपस में वेरियस बॉन्ड्स की हेल्प से ज्वाइन हो जाते हैं तो अपन ऐसे स्ट्रक्चर को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप किसे कंसिडर करेंगे, प्रोटीन के ऐसे स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें मोर देन 1 tertiary structures are joined together with the help of various kind of bonds। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको याद रखना है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। आप याद रखें कि हीमोग्लोबिन हमारे ह्यूमन ब्लड में आरबीसीज में प्रेजेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो O2 और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है। और आप जानते हैं कि ह्यूमन में जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है वो एक टेट्रामर स्ट्रक्चर होता है और इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा
पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइंट होती हैं और हर पॉलीपेप्टाइड अपने आप में प्रोटीन का एक टर्सरी स्ट्रक्चर है, पर जब ये आपस में ज्वाइन होती हैं तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन को आप प्रोटीन का क्या मानते हैं? आप प्रोटीन का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मानते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा जो टर्सरी स्ट्रक्चर ज्वाइन हो रहे हैं वो सिमिलर, यानी कि अगर मान लीजिए जितने भी टर्सरी स्ट्रक्चर जो आपस में ज्वाइन हो रहे हैं अगर वो सिमिलर पॉलीपेप्टाइड चेन रखते हैं यानी कि एक सी, तो आप उनको होमोपॉलीमर कह सकते हैं। और अगर वो डिफरेंट रखते हैं, वेरियस रखते हैं, डिफरेंट, तो आप उनको क्या कह सकते हैं? हेट्रोपॉलीमर। तो वैसे तो मैं देखूं तो प्रोटीन अपने आप में होमोपॉलीमर नहीं हेट्रोपॉलीमर है, लेकिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि अगर प्रोटीन में आप एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन को जो अपने आप में टर्सरी स्ट्रक्चर है जो आपस में ज्वाइन हो रही है अगर वो सिमिलर है, एक समान है, तो आप उनको होमो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। और अगर वो डिफरेंट है तो हेट्रो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। तो अगर सिमिलर है तो उसका एक एग्जांपल है LDH यानी लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज, एक एंजाइम है। और अगर डिफरेंट है तो उसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, हीमोग्लोबिन। तो वैसे आप याद रखें कि हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, पर क्योंकि इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड ज्वाइन टुगेदर, इसलिए इसको हम हेट्रो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं और इसको होमो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें LDH में सिमिलर टाइप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और हीमोग्लोबिन में अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो रही हैं, जो 2 वैरायटी की हैं अल्फा और बीटा, और वो बना रही हैं एक स्ट्रक्चर क्वाटरनरी प्रोटीन का, इसलिए इनको हम हेट्रो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं। पर एक चीज़ याद रखें, प्रोटीन्स आर ऑलवेज हेट्रोपॉलीमर, बट होमो क्वाटरनरी एंड हेट्रो क्वाटरनरी का मीनिंग क्या होगा कि होमो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स जो हैं आपस में जो ज्वाइन हो रही हैं वो है एक ही प्रकार की, यानी कि डिफरेंट नंबर्स में है, वो एक से ज़्यादा 2, 3, 4, पर वो है एक समान। अगर अल्फा है तो अल्फा अल्फा आपस में ज्वाइन हो रही है, लेकिन अगर अल्फा और बीटा आपस में ज्वाइन हो रही है तो 2 डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर रखने वाली पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइनिंग कर रही हैं वेरियस बॉन्ड्स के थ्रू, तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। मैंने पूरी कोशिश की कि प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स जैसे टॉपिक्स जो NCERT में है उनको नीट के बेसिस पर मैं आपको समझा सकूं, और आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। आगे के लेक्चर्स को देखने के लिए आप मेरे जो और लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर देखें और पूरी कोशिश करें कि इस नीट एग्ज़ाम में आप अपनी प्रिपरेशन 100% रखें। थैंक यू वेरी मच।